Hey everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCERT ज्ञान। तो आज हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर जो 1 है 6 क्लास का ज्योग्राफी का, उसका ये पार्ट सेकंड है और इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू आज करूँगी। कल मैंने इसका आधा पार्ट को कवर किया था और उसे मैंने बोला था कि आधा पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। तो ये सभी बातों को हमने पढ़ लिया था कि हम लोग सौर मंडल में हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ जाने थे, कुछ प्लैनेट के बारे में जाने थे, क्या होता है पूर्णिमा, क्या होता है अमावस्या, ये सभी चीज़ों को हमने डिटेल में जाना था। क्या होता है खगोलीय पिंड, इसे भी मैंने जाना था। तो तारा वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तब ये वीडियो देखें ताकि आप लोगों को कंटिन्यू अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ना था? हम लोग को आज पढ़ना था सौर मंडल से। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देख लेते। आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है कि सौर मंडल के बारे में सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले तो सौर मंडल क्या है? जो हमारे सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था। कुछ उपग्रह होते हैं और आसमान में कुछ और भी खगोलीय पिंड जो होते हैं ब्रह्मांड में हमारे। तो ये सभी जो और क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ये सभी मिलकर क्या है सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। यानी कि सौर मंडल के अंदर क्या क्या आता है? सूर्य आता है, 8 ग्रह जो है जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, उपग्रह आते हैं, कुछ खगोलीय पिंड भी होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, जो सभी मिलकर हम लोगों को सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हमें उस सौर परिवार का नाम देते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। यानी कि ये सारे जो सूर्य हैं, प्लैनेट हैं, ग्रह हैं और भी खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सभी को हम लोग सौर परिवार बोलते हैं। यानी कि सौर मंडल में क्योंकि इतने मेंबर लोग हैं, जैसे कि घर में हम लोग क्या है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सभी लोग मिलते हैं तो एक परिवार बनाते हैं। इसी तरह सौर मंडल में कौन कौन लोग मिलेंगे तब जाकर सौर मंडल पूरा परिवार बनेगा। तो सूर्य मिलेगा, उसमें 8 ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, खगोलीय पिंड मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह मिलेंगे, उल्का पिंड मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सभी जब मिलते हैं तो सौर मंडल बनता है। और ये सौर मंडल जो है उसका मुखिया कौन होता है? यानी कि सूर्य होता है। जैसे कि हमारे फैमिली में मुखिया कौन होता है? या तो मुखिया हमारे मम्मी हो सकती है या मुखिया हमारे पापा हो सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग बच्चे हैं तो हमारे सामने वो मुखिया होते हैं, जिनसे हम लोगों को ज़्यादा चीज़ प्राप्त करते हैं। यानी कि वो हम लोग को खाने के लिए देते हैं, वो हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, वो हमारे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए क्या है, उन्हें मुखिया बोलते हैं। तो इसी तरह सौर मंडल जो है वो उसमें मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि सूर्य से ही क्या है सारे ग्रह क्या करते हैं, ऊष्मा प्रकाश को लेते हैं। क्योंकि उनके पास ग्रह जो होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग सूर्य को सौर मंडल का मुखिया बोलते हैं। अब कुछ बातें हम लोग सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल के केंद्र में होता है। यानी कि मान लीजिए ये पूरा हमारा सौर मंडल बना है सभी चीजों से मिलकर, इसका जो केंद्र होगा यहाँ पे हमारा सूर्य होगा। और यह बहुत बड़ा होता है और बहुत ही अधिक गर्म गैसों से बना होता है। और ये बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे गर्म जो गैस हैं उससे मिलकर ये बना होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका खिंचाव बल जो है वो इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। और सूर्य में जो खिंचाव बल होता है उसके कारण ये सभी को एक दूसरे से बांधे रहता है, जिसके कारण सभी इसके केंद्र की ओर खिंचाव बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये बिखरते नहीं है। जिस प्रकार एक फैमिली होती है, एक परिवार में सबको जोड़ कर रखना चाहता है, इसी तरह इसमें जोड़ने का काम क्या करता है, सूर्य के पास जो एक खिंचाव बल होता है उसके कारण क्या होता है, ये एक जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे में बंधा हुआ रहता है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और मैंने बताया था कि सूर्य मंडल में सौर मंडल जो है उसमें सूर्य से ही क्या होता है, सभी को प्रकाश और ऊष्मा को मिलता है। क्योंकि सूर्य जो है वो एक तारा है और तारों के पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है।
लेकिन हम इतनी अत्यधिक उष्मा जो है वो महसूस नहीं करते हैं। जितना अधिक उष्मा सूर्य के पास होता है उतना अगर हम लोग महसूस क्या करते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं तो नहीं करते। अगर जितना सूर्य के पास उष्मा यानी जितना गर्मी होता है, अगर वो सारा अगर हम लोग महसूस कर पाते तो हम लोग अभी जिंदा नहीं होते, जीवित नहीं होते, हम लोग जल जाते पूरी तरह से। तो यही बोला गया कि हम लोग उतना जितना उष्मा उसके पास होता है वो सारा उष्मा हम लोग नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और क्योंकि हम लोग इसको सबसे नजदीक का तारा सूर्य को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये हमसे बहुत दूर है। तारा से तो नजदीक है, जितना जितना दूर तारा है उससे थोड़ा नजदीक है सूर्य, लेकिन हमारे से अगर कंपैरिजन करें तो सूर्य फिर भी बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग को इसकी जो गर्मी है वो जितनी चाहिए उतनी हम लोग को, जितना हम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, जितना हम लोग के लिए जरूरी होता है उतना ही हम लोग को मिलता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। हम लोग जहाँ से सूर्य को देखते हैं वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब जाकर वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्दों से हो सकता है। इसी तरह ज्योग्राफी की बात करें, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है और जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी के बारे में सारी बातों को जानना, पृथ्वी के बारे में सारी बातों को ज्ञान, सारे उसका विवरण होता है, पृथ्वी के बारे में हर चीज को बताना। तो ये दो ग्रीक भाषा शब्दों से मिलकर बना है कौन, ज्योग्राफी। तो इसमें से जी शब्द जो है, जी जो है वो पृथ्वी एवं ग्राफिया, और जो ग्राफिया है उसका मतलब है लिखना, यानी कि ज्योग्राफी। तो जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, उसी को हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो अब हम लोग क्या है, पृथ्वी के संबंध में और भी बातों को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो जियो है, जियो से बहुत सारे आगे लगा के वर्ड, बहुत अलग अलग वर्ड बनते हैं जो पृथ्वी से ही रिलेटेड है। जैसे जियो में अगर हमें लॉजिया लगा दे तो जियोलॉजिया, जियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना। अब जियो में हम लोग जियोमेट्री लगा दे तो इसमें पृथ्वी का मापन करना होता है। अब हम लोग जियो में फिर क्या लगा दे, आइड, आइड लगा दे, जियोइड, जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो हम लोग पृथ्वी के आकार को क्या जियोइड बोलते हैं ना, तो वही हो गया जियोइड। जियोमेट्रिया यानी उसका मापन करना, यानी नापना, पृथ्वी के बारे में हर चीज का क्या है नहीं है उसे नापना, एक तरह से माप करना। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन करना, सारी पृथ्वी के क्या मटेरियल पाया जाता है, कैसे पृथ्वी बना, पृथ्वी क्या है, ये सभी बातों को जानना। नेक्स्ट है ग्रह के बारे में। हम लोग चलिए देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और अगर हम लोग सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार देखें तो वह किस प्रकार अरेंज है, मैंने आप लोग को इसके पहले वाले में दिखाया था कि सूर्य यहाँ पे है, इससे लाइन से सभी ग्रह गए हैं, और किस दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है। उसके बाद आपका आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पृथ्वी, फोर्थ पे है मंगल, फिफ्थ पे है बृहस्पति, सिक्स पे है शनि, सेवंथ पे है यूरेनस और 8 पे है नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह जो है वो पृथ्वी में सूर्य से दूरी के हिसाब से अरेंज है। अब हम लोग सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम लोग को ऐसे याद नहीं रहता है कि बुध पहले या शुक्र पहले, या शुक्र पहले या बुध पहले, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रिक्स दिया गया है जिसको हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पे जो माई का जो फर्स्ट लेटर एम है, इससे हम लोग क्या बना लेंगे, इससे हम लोग बना लेंगे मरकरी। मरकरी मतलब होता है बुध। वी से क्या हो गया, वेनस, वेनस का मतलब हो गया शुक्र। ई से हो गया अर्थ, अर्थ का मतलब हो गया मंगल। तो और अर्थ, अर्थ मतलब हो गया यहाँ पे सॉरी पृथ्वी, तो पृथ्वी हो गया। और उसके बाद मार्स, मार्स का मतलब हो गया मंगल। उसके बाद हो गया जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे चीजें, इसके वर्ड को हम लोग ये अगर सेंटेंस याद रखते हैं तो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह किस तरह से अरेंज है।
चलिए आगे देखते हैं कि सौरमंडल में जो सभी 8 ग्रह होते हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य का क्या है गोल 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 चक्कर लगाते हैं और ये जो है वो रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो मैंने हम आप लोगों को दिखाया था कि एक चक्कर लगाया ऐसे, फिर दूसरा लगा रहा है, फिर तीसरा लगा रहा है। तो ये क्या है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं सभी, जिसे हम लोग क्या करते हैं कक्षा कहते हैं। यानी कि जो ग्रह है वो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन से कि उनका जो चक्कर लगाने में किस प्रकार से फैला होता है, तो दीर्घवृत्ताकार में फैला होता है। अब बात करते हैं बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। जैसा कि फिगर में हम लोग देखे थे कि बुध जो है वो सूर्य जो है उसके जस्ट पास क्या है बुध है, उसके बाद हम लोग क्या था शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी था। तो इसलिए जो सबसे नजदीक है यानी जो सबसे सूर्य के बाद इधर से जो सबसे पहले पड़ता है उसको हम लोग सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बोलते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, तो वो ग्रह है हमारा बुध। अगर हम अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगाते हैं, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि जो बुध है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में बस लगा लेता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है और पृथ्वी जो है उसको सूर्य शुक्र को क्या है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन जो भी बोलिए आप लोग, सूर्य को जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, और भी तो ग्रह है यहाँ, लेकिन शुक्र को ही क्यों बोला गया है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति यानी कि जो इसका शेप एंड साइज है वो बिल्कुल लगभग आप देखें तो वो पृथ्वी के ही आकार का है, पृथ्वी के ही जैसा है। बस वहाँ ये नहीं जरूरी है कि उसमें यहाँ पे हवा है तो वहाँ भी हवा होगा, पानी है यहाँ तो वहाँ भी पानी होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ आकार और आकृति के हिसाब से यहाँ पे देखा गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी का आकार है और जिस प्रकार पृथ्वी की आकृति है उसी प्रकार सेम टू सेम क्या है शुक्र की भी लगभग वही आकार और आकृति है, जिसके कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हम लोगों ने यहाँ पे सारे ग्रह को देखा लेकिन यहाँ पे प्लूटो तो नहीं था। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 9 ग्रह होते थे जिसमें से एक और कौन शामिल था, प्लूटो शामिल था। लेकिन इसको क्या किया गया कि अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है वो अपनी बैठक की 2006 में अगस्त में, और उन्होंने यह डिसाइड किया कि कुछ समय पहले यानी कि कुछ समय पहले जितने भी खोजे गए खगोलीय पिंड हैं या उसे क्या है हम लोग ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और उन्हें हम लोग क्या करेंगे बौने ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे। तो उसी में से क्या है प्लूटो को बौने ग्रह कहा गया। उसको एक ग्रह जो हमारा है 8 ग्रह उसके अंतर्गत ना रख के इसे हटाकर एक बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि ये बहुत छोटा समझ लीजिए, बहुत छोटा है इसकी वजह से। तो इसलिए और एक यहाँ पे है खगोलीय पिंड, और जो भी है 2003 में ये किया गया UB313 जिसको सीरस बोलते हैं इसे। तो इसे जो है वो दोनों को हटा दिया गया। इसमें से एक प्लूटो जो था वो पहले हम लोगों का ग्रह में शामिल था। अब हम लोग रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। ऑब्वियसली रात में हम लोग जब आसमान देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, क्योंकि कोई धूप नहीं रहता, ठंडी ठंडी हवा चलती है, आसमान में तारे रहते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसी तरह से क्या होता था, खगोलीय पिंड भी बहुत सारे दिखते हैं। उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोलीय जो पिंड है यानी कि जितने भी आसमान में पिंड हैं उनके बारे में, जब खगोलीय पिंड होते हैं वो उनके बारे में जब जो रिसर्च करते हैं, जो उस पर स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री बोलते हैं। और आर्यभट्ट उन्हीं में से एक है जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। और उन्हीं में से एक का नाम है आर्यभट्ट। वो क्या है, प्राचीन समय के एक बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री है। उनका कहना था कि सभी जो ग्रह है चंद्रमा है वो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी जितने भी ग्रह और चंद्रमा है वो जो चमक रहे हैं वो परावर्तित सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश के जो परावर्तित होती है उसी के कारण वो चमकते हैं। और आज अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो विश्व के सभी भाग में क्या है, खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं।
और आज भी क्या है, आजकल बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तो हमें मिली, लेकिन आज भी बहुत सारे खगोलविद ऐसे हैं जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। अब ये ब्रह्मांड क्या है, ये आप लोग सोच रहे हैं, तो इसको हम लोग आगे जानेंगे ब्रह्मांड क्या है। नेक्स्ट है, चलिए, पृथ्वी। बहुत देर से हम लोग अभी अपने ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने क्या बताया था, पृथ्वी 3rd नंबर का ग्रह है, और आकार में बात करें तो यानी कि साइज में यह 5th नंबर का ग्रह है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सूर्य से ये 3rd नंबर में आता है, लेकिन अगर हम देखें आकार के हिसाब से, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो आकार के हिसाब से देखा तो ये 5th नंबर में आता है। 5th में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी होता है, मान लीजिए पृथ्वी ऐसा गोल है, तो ध्रुवों के पास थोड़ी सी ऐसे चपटी होती है, पृथ्वी थोड़ी चपटी यहाँ पे दिखाई देगी ध्रुव के पास। तो और इसके आकार को, यही कारण है कि इसके आकार को पूरा गोल नहीं बोला जाता कि वृत्ताकार है पृथ्वी हमारा, इसे हम लोग भू आव बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, भू आव है। यानी कि ऑप्शन में अगर दे दे कि सर्कल है या वृत्त, मतलब सर्कल तो वृत्त ही हो गया, या तो आपका क्या है, एक तरह से बोल दे रेक्टेंगुलर है, तो आप लोग क्या बोलेगा, पृथ्वी हमेशा हम लोग देखते हैं तो कैसा है, गोल है, लेकिन इसका जो ध्रुव है, यानी कि यहाँ पे ध्रुव है, उसके पास, दोनों ध्रुव के पास क्या थोड़ा थोड़ा चपटी होती है। इसके का एक संतरे को आप लोग देखे हैं ना, तो जस्ट लाइक दिस, उसके ऊपर और नीचे थोड़ा दबा हुआ रहता है, तो उसी तरीके से हमारा पृथ्वी का भी आकार है, और इस आकार को क्या बोलते हैं, भू आव बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। यानी कि इसी को पृथ्वी के समान आकार, इसका अर्थ भी निकलता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी के आकार का नाम दिए हैं भू आव। अब अब हम लोग देखें तो जीवन जो है उसके लिए हमारी जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां होती है, यानी जीवन जीने के लिए जो भी हम लोग को आवश्यक होता है, वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जहाँ पे हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं वहीं सिर्फ पाई जाती है। क्यों, क्या क्या पाई जाती है, पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे हमारा वाटर, एयर, सभी चीज़ें हैं, पानी, वायु जिसे बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ना बिना हवा के रह सकते हैं, ना बिना पानी के रह सकते हैं, ना अधिकतर ठंड अगर पड़ी, हमेशा ठंड ही रहा बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उस पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी रहा तो जिसे हम लोग बर्दाश्त भी ना कर पाए, तो उससे भी हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ना तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, यहाँ पे एयर भी अवेलेबल है। तो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें सिर्फ पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। जितने भी ग्रह हैं उसमें से अभी तक क्या है, सारी चीज़ें देखें कि तो पृथ्वी पर सारी चीज़ें मिलती है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जो गैसें हैं, वायु में क्या होता है, हवा में क्या होता है कि बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन भी मौजूद है, और इसी कारण क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी अद्भुत बोलने की बात है कि यहाँ पे हवा जो, उसमें जो गैस है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी है, जिसके कारण हम लोग सांस ले पाते हैं, जिसके कारण हम लोग आज जिंदा है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम लोग अंतरिक्ष पे जाकर देखें तो पृथ्वी को अगर हम लोग देखें तो वो नीले रंग का दिखाई देता है। हम लोग को यहाँ से लगता है ना कितना पत्थर है, कितना क्या है, तो लेकिन कितना पहाड़ है, नदी है, बर्फ है, लेकिन अगर हम लोग अंतरिक्ष पे जाएं और वहां से अगर पृथ्वी को देखें तो वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। और ये नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ का जो 2/3 पार्ट जो है वो पूरा तरह से पानी से भरा हुआ है हमारा पृथ्वी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। यानी कि 3 सतह है, मान लीजिए उसका 2/3 जो 2 भाग है वो पानी से पूरी तरह ढका हुआ है, जिसके कारण ये नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो पृथ्वी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश की जो गति है वो लगभग कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि प्रकाश जो है उसकी गति है, यानी उसके आने की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकेंड है और इस गति के बावजूद इतनी स्पीड है प्रकाश का, लेकिन फिर भी वो सूर्य जिसके प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम ले लेता है? 8 मिनट का टाइम ले लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो इतने स्पीड से आता है, फिर भी हम लोग का पृथ्वी तक उसको पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। अब एक यहाँ दिया गया है पर्सनालिटी का नाम, जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले क्या है, चंद्रमा की सतह जो होती है उस पे अपने पैर को रखे थे। यानी कि सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसी तरह आप लोग क्या है, इसी तरह और कौन से ऐसे इंडियन है जो गए थे? ये इंडियन नहीं थे। इसी तरह आपको मालूम करना है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन से इंडियन थे जो पहले इंडियन जो चंद्रमा पे गए हैं। अब हम लोग चंद्रमा पे गए हैं तो चंद्रमा के बारे में तो जानना बनता है ना, तो चलिए चंद्रमा के बारे में भी जानते हैं कुछ बातें, क्योंकि हम लोग चांद को तो देखते ही हैं लेकिन उसके बारे में जानने में बहुत ही मजा आएगा। तो देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारा जो पृथ्वी है उसके पास मात्र एक ही उपग्रह है, और वो कौन सा है? वो कौन सा है? चंद्रमा है। तो इस सोचिए चंद्रमा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, यानी कि जो चंद्रमा का डायमीटर है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, तो डायमीटर क्या हो गया? बीच से जो रेखा जाती है, यानी सीधा जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, ये बीच से जो सीधा जाती है रेखा, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो पृथ्वी के व्यास जो है इसी को व्यास बोलते हैं हिंदी में। और जो अब बीच से जो बिंदु है, यहाँ यहाँ के मान लीजिए कि बिंदु दे दें, तो ये 2 पार्ट में जो डिवाइड होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर हम व्यास का देखें तो पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 1/4 जो है वो किसका है? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। किसका? चंद्रमा का। तो हम लोग बात करें तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है, यानी कि 4 भाग है, उसमें से सिर्फ 1 भाग जो व्यास है वो किसका है? चंद्रमा का है। या इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। फिर भी जो यह इतना हम लोग को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये और खगोलीय जितने भी पिंड है उसकी अपेक्षा ये जो है वो नजदीक हम लोग को पड़ता है चंद्रमा। अब देखिए, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के नजदीक है, ठीक है, यह हमसे लगभग कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी कि चंद्रमा हमसे इतना दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इस तरह हम लोग अगर दोनों को दूरियों को मिलाकर तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन कितना दूर है और कितना नजदीक है। नेक्स्ट देखिए कि उपग्रह क्या है। अब चंद्रमा को तो बोल दिया गया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, लेकिन ये उपग्रह होता क्या है तो वो हम लोग देखें तो उपग्रह जो है वो एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग सभी ग्रह सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसी तरह क्या है पृथ्वी हमारा ये हो गया, तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? तो चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और इसी प्रकार का उपग्रह है एक चंद्रमा। इसलिए हम लोग देखते होंगे चंद्रमा को भी इस साइड दिख रहा है, कभी उस साइड दिख रहा है, तो ये चक्कर अपना लगाते रहता है, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह की बात करें, ये तो हमारा जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि हम लोग को प्रकृति के द्वारा ही मिला है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जिसको मानव ने बनाया है, जिसे इंसानों ने बनाया, और उसे वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम पिंड कहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। और यह वैज्ञानिक लोग बनाते हैं और इसका उपयोग ये लोग क्या करते हैं? ब्रह्मांड के बारे में बहुत जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, पृथ्वी जो है उस पे हम लोगों को कम्युनिकेशन संचार माध्यम के लिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इसमें भी उपग्रह हेल्प करता है। प्लस इसे रॉकेट के द्वारा क्या किया जाता है? अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, ताकि और इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा किसे बोला जाता था पृथ्वी का? पता है, पृथ्वी का कक्षा, यानी कि हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे? सूर्य का कक्ष में सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी तरह पृथ्वी का जो कक्ष होता है जिसपे चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसी तरह का कक्ष में क्या है? ये रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाता है उपग्रह, जिसको फिर वहां पे कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है।
अंतरिक्ष में उपस्थित, और अंतरिक्ष में अभी तक जो भी उपस्थित उपग्रह है उनका कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से उसको भेजा गया है अंतरिक्ष पे। इनसैट है, IRS है, एडूसैट है, ये सभी उपग्रह है जिसे पृथ्वी से मानव निर्मित उपग्रह है, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी का ऊपर भेजा गया है उसके कक्ष में, ताकि ये बहुत सारी जानकारियों को हम लोगों के लिए हेल्प कर सके, संचार के माध्यम में जैसे कि हेल्प करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं हम लोग इसी उपग्रह के कारण। देखिए इस तरह से यहाँ पे रॉकेट से इसको भेजा जाता है, यहाँ से निकल रहा है, देखिए भारत इंडिया का मैप है, यहाँ से निकल रहा है, उसके बाद ये पृथ्वी पर गिरना, यानी कि पृथ्वी पर इसे छोड़ दिया जाता है इसे कक्षा में घूमने के लिए। और देखिए उपग्रह का अब कक्षा में प्रवेश हो गया है और ये अपना वहाँ पे स्थापित हो जाता है। अब चंद्रमा की बात करें तो ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लगता है, और इतना ही सेम समय यानी कि 27 दिन का समय ही क्या करता है, चंद्रमा अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाने में लेता है। तो इसके कारण हम लोग क्या है, चंद्रमा का इसलिए हम लोग एक ही भाग को हमेशा देख पाते हैं, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम रहता है, तो हम लोग को एक ही भाग देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए कि आप एक तरफ से घूम रहे हैं और आपका फ्रेंड भी एक तरफ से घूम रहा है, तो क्या आप लोग कभी एक दूसरे का पीठ देख पाएंगे, यानी कि बैक आप लोग कभी किसी का देख पाएंगे? कि मान लीजिए कि फेस किया हुआ आपके सामने, आप भी उसके सामने फेस किए हुए, और वो जिस स्पीड से घूम रहा है आप भी उसके आगे आगे उसी स्पीड से घूम रहे हैं सामने, तो क्या कभी आप लोग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग एक ही पार्ट उसका फेस साइड को ही हम लोग देख पाएंगे, और वो भी आपका फेस साइड को ही देख पाएगा। इसी तरह दोनों का टाइमिंग सेम है, चंद्रमा जो अपने कक्ष पे घूमता है और जो पृथ्वी के कक्ष में घूमता है, तो दोनों का टाइमिंग सेम होता है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या है, चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं पृथ्वी से। अब चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हम लोग चंद्रमा जो है उस पे हम लोग जाकर रह नहीं सकते हैं, वो जीवन के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता जो है वो पर्वत है। तो आप लोग बोलिएगा पर्वत तो यहाँ भी है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, यानी चंद्रमा को गौर से देखिएगा तो हम लोग पहले बोलते थे ना कि देखो चंद्रमा पे एक पेड़ है, उसमें एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है, तो वो बूढ़ी दादी नहीं है, वो सब हम लोग को पर्वत, मैदान और गड्ढे जो है चंद्रमा में वो हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देख सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन ये आपको और भी अच्छे तरीके से ये छाया देख सकते हैं कि चंद्रमा के अंदर जो भी पर्वत है, जो भी मैदान है, जो भी गड्ढे हैं, बट वहां पे क्या है, वहां पे हवा नहीं है, वहां पे अच्छी पानी नहीं है, तो फिर कैसे रहेंगे, इसलिए वहां पे जीवन जीना मुश्किल होता है, यानी कि रहा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो तारा जो होता है और ग्रह जो होता है, उपग्रह, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि तारा क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। इसके अलावे भी बहुत छोटे छोटे पिंड भी क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। यानी कि छोटे छोटे पिंड जो ग्रह नहीं है, तारा नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसके अलावे हैं जो छोटे छोटे वो आज जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, यानी कि जो मंगल ग्रह हमारा है, बृहस्पति ग्रह है, उसी के बीच में ये छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह है वो पाए जाते हैं। वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के ही एक भाग होते हैं, जो कि बहुत पहले क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, उसके कारण वो लोग ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे आप लोग को अभी दिखते हैं, जिसे आप लोग क्षुद्र ग्रह बोले, ये भी ग्रह के ही पार्ट थे, लेकिन एक समय था जिस समय वहां पे विस्फोट हुआ था ग्रहों में, और उसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग हो गए ग्रह से, और यही अभी क्षुद्र ग्रह के रूप में हम लोगों को नजर आते हैं। नेक्स्ट है कि उल्का पिंड क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब जो सूर्य जो हमारा है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर जो होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। और कभी कभी ये उल्का पिंड जो होते हैं वो पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये क्या हो, पृथ्वी पर गिरने के लिए
तत्पर होते हैं कि ये पृथ्वी के इतने नजदीक होते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने ही वाले होते हैं। और इस समय क्या होता है कि हवा के साथ इनका घर्षण होता है, हवा के साथ इनका घर्षण के कारण क्या होता है, ये गर्म होकर जल जाते हैं। कौन? उल्का पिंड। और इसके कारण क्या होता है, एक बहुत ही चमकता हुआ प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकाश निकलता है उससे। लाइक, और इसको हम लोग कभी कभी क्या है, कोई उल्का पिंड क्या होता है कि जल कर बिना जले पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, जिसके कारण क्या है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। बहुत गड्ढा ज्यादा, ये अगर पत्थर मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर अगर जोर से ऊपर से गिरेगा तो वो गड्ढा करेगा, और लेकिन ये जल जाते हैं तो वो एक प्रकाश की तरह कर गिर जाते हैं, तो गड्ढे वगैरह नहीं करते। अगर हम लोग देखें तो तारों वाले खुले आसमान को अगर देखें तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई एक चौड़ी सफेद पट्टी होती है। मान लीजिए आकाश में देखते हैं तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा दिखता है खुला आकाश और एक से दूसरी ओर एक सफेद कलर का रास्ता जैसा एकदम जा रहा है। तो ये एक चमकदार रास्ता, ऐसा हम लोग कभी नोटिस करे होंगे, तो आप लोग भी कभी नोटिस किए होंगे, देखिएगा। नहीं किए तो अब नोटिस करके देखिएगा। तो ये लाखों तारों का ही समूह होता है। यानी कि देखिए यहाँ जैसे व्हाइट कलर का यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये व्हाइट पूरा दिख रहा है, लेकिन ये भी तारों का ही समूह है। और ये जो पट्टी जैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और इसे ही हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का ही एक भाग है। तो अब बात करते हैं, जो हमारा सौर मंडल है वो इसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो यानी कि हमारा जो आकाश गंगा है वो बहुत बड़ा है और इसके अंदर एक सौर मंडल है। ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। पहले के समय में लोग क्या थे कि इस बोलते थे कि ये आकाश में जो है वो लाइट का एक बहता हुआ, यानी प्रकाश का एक बहता हुआ नदी के जैसा है। और इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया था, आकाश गंगा, यानी आकाश की गंगा। गंगा नदी का नाम है, तो ये भी इसमें आकाश में ये प्रकाश बह रहा है, नदी व्हाइट व्हाइट आप लोग को पट्टी जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको आकाश में बहा, तो इसलिए आकाश गंगा नाम रख दिया गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, यानी कि इसके अंदर करोड़ों तारे होते हैं, बादल होता है, बहुत सारी गैस होती है, उससे मिलकर यह आकाश गंगा बनता है। और इस प्रकार हम लोग देखें तो लाखों आकाश गंगाएं जब मिल जाती हैं, यानी कि ये व्हाइट व्हाइट जो पट्टियां हैं, जो नदियां जैसी बहती हुई दिखती है, वो अगर बहुत सारी मिल जाए, मान लीजिए एक यहाँ पे ऐसे है, इसके अंदर ही क्या होता है, सौरमंडल है हम लोग का, और दूसरी पट्टियां हैं, मान लीजिए तीसरी पट्टियां, इसी तरह अगर बहुत सारी पट्टियां मिल जाती है तो वो सभी मिलकर क्या निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो मैंने आपको बोला था ब्रह्मांड क्या होता है बताऊंगी। अब ब्रह्मांड भी क्या है, विशालता की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अब ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अभी तक कल्पना नहीं किया जा सकता, यानी कि अभी तक इमेजिन भी नहीं कर सकता हो कि ब्रह्मांड कितना। अभी हम लोग ब्रह्मांड का एक पार्ट को हम लोग बस स्टडी कर पाए हैं कि जिसके अंदर इतने सारे ग्रह हैं, तारे हैं, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, खगोलीय पिंड है। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिसे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, और इसका अभी तक कोई भी वैज्ञानिक जो है इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी इनको नहीं मिली है। और ये ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं मिली तो ये लोग लगे नहीं है, ये लोग अभी इस पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए अच्छी तरह से बहुत मेहनत करे, ताकि और भी ब्रह्मांड के जो भी हिस्से हैं उसके बारे में जान सके। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता, क्या आप लोग ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्रह्मांड से आपका कोई रिलेशन है क्या, ब्रह्मांड से लेना देना है क्या? क्या आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, और हमारा सौर मंडल क्या है, आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो कि ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से हर एक इंसान जो है वो ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे, या आप हैं यहाँ पृथ्वी पे रह रहे, और पृथ्वी किसका पार्ट है, पृथ्वी सौर मंडल का पार्ट है, तो हम लोग कनेक्ट हुए। सौर मंडल फिर क्या है, वो आकाश गंगा का पार्ट है, तो फिर हम लोग कनेक्ट हुए। आकाश गंगा जो है वो ब्रह्मांड का पार्ट है। तो इस तरह देखे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यानी कि हम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इस तरह से क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हम लोगों के जो मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी में कितनी सारी चीजें पाई जाती है, हम लोग का सौर मंडल में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, अब तारा क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में आपको मैंने इस टॉपिक पे बताया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो
आप लोग ये क्वेश्चन को बुक से ढूंढिएगा कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, जबकि तारों के पास क्या होता है? अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। इसी तरह आप लोग सौर मंडल के बारे में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार जो है वो सभी ग्रहों के नाम लिखिएगा। मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं कि सूर्य हमारा यहाँ है, तो इसके बाद कौन सा ग्रह, इसके बाद कौन सा ग्रह, तो ये आप लोगों को लाइन से लिखना है, यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जो है उसके अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया? पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया? यहाँ पे क्या ऐसा पाया जाता है जो और ग्रहों में नहीं पाया जाता है, तो इसे अद्भुत ग्रह बनाता है। तो वो चीज को आप लोग को बुक से ढूंढ के लिखना है। इतना तो पढ़ा है तो आप लोग लिख सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये हो जाएगा। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? मैंने आप लोगों को दो दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो उसी से आप लोग ढूंढ कर लिखिएगा कि हम लोग पृथ्वी का चंद्रमा सिर्फ एक ही पार्ट को हम लोग क्यों देख पाते हैं। फिर ब्रह्मांड के बारे में भी जस्ट मैंने बताया कि ब्रह्मांड क्या है, ये भी लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये जुड़वा है, ये जुड़वा भाई है, ये जुड़वा बहन है, तो क्या कुछ तो सिमिलरिटी होगा वो दोनों में, तभी तो हम लोग जुड़वा बोलते हैं। तो उसी तरह पृथ्वी के साथ क्या, कौन से ग्रह की सिमिलरिटी को बताया गया है, यहाँ पे कौन सी समानता को बताई गई है जिसके कारण इसे जुड़वा ग्रह बोला गया है। तो हम लोग क्या बृहस्पति को ऐसा हम लोग पढ़ाए हैं क्या? नहीं ना, तो ये हो जाएगा कट। नेक्स्ट शनि को ऐसा हम लोग, शनि को भी तो नहीं बोला गया, लेकिन शुक्र जो है वो हमारा आकार और क्या शेप एंड साइज में जो है वो पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया है। नेक्स्ट है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? अब सूर्य से जब हम लोग जाएंगे तो फर्स्ट में कौन ग्रह था, सेकेंड में कौन था, थर्ड में कौन था, तो थर्ड में कौन था? शुक्र था क्या? नहीं, शुक्र तो सेकेंड में, क्या थर्ड में यहाँ पूछा है ना, थर्ड नंबर पे, तो शुक्र क्या था? सेकेंड ग्रह था ना। थर्ड में क्या था? पृथ्वी था हमारा, और ये बुध जो है ये सबसे फर्स्ट में था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पृथ्वी। इसी तरह यहाँ पे है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं। मैंने बताया कि सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये पथ जो है यानी कि ये रास्ता जो है वो कैसा कहलाता है? तो ये रास्ता कैसा कहलाता है? वृत्तीय पथ? नहीं, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। आयताकार? नहीं, तो ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षुद्र तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? सॉरी, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हम बताए थे आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में कि ध्रुव तारे को देखकर पहले के लोग क्या दिशा का ज्ञान करते थे कि कौन सी दिशा है, ध्रुव तारा जिधर है, तो वो उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो था वो किसके किसके बीच में पाया जाता था? मैंने बताया था आप लोगों को कि बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है। अब ये जो खाली स्थान है उसको आप लोग को भरना है, बुक से ढूंढिएगा। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये आप लोग भर लीजिएगा और इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग इतना, फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आंसर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें।